नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो किसी टॉपिक के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके बारे में, आपकी होने वाले भविष्य की परीक्षाओं के बारे में है। मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो लोग आते हैं, वो यूपी पीसीएस से संबंधित हैं। यूपी पी से संबंधित दो परीक्षाएं इस साल है प्रशिक्षित। एक है यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम जो 12 अक्टूबर को होना है, और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो यूपी पीसीएस का आर ओ एग्ज़ाम है जो 27 जुलाई को होना है। और इस समय मुझे लगता है उत्तर भारत का पूरा पूरा मार्केट जो है वो इन्हीं दो एग्ज़ामों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 25 मई को यूपीएससी का पेपर हुआ। यूपीएससी के पेपर ने इस बार बहुत अच्छे अच्छों को क्या किया, झटका दिया, क्योंकि सी सेट यूपीएससी ने ऐसा बनाया कि बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी क्या है कि जीएस में पास होने के बाद सी सेट में लुढ़क गए हैं। तो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि देखिए, ऐसा है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कारण होता है, प्रतियोगी धर्म होता है, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब तक आप अपना प्रतियोगी धर्म नहीं जानेंगे, तब तक आप असफलता को बार बार प्राप्त करेंगे। सफलता को प्राप्त करने के लिए बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ कि जिन तरीकों से चल के आपने कई बार असफलता को प्राप्त किया है। अपनी असफलता के कारण को जान लीजिए, आप सफलता के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। सिंपल सा बात ये समझिए कि आपका आर का एग्ज़ाम हो के बारे में अगर बात करूँ मैं, और जब मैं बात करूँ प्री परीक्षा के बारे में, तो आर की परीक्षा में लगभग लगभग आपके 50 दिन बचे हुए हैं। और प्री की परीक्षा के बारे में अगर पूछा जाए तो अभी आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी लगभग लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पर भी 125 दिन से ज़्यादा अभी बचे हुए हैं। हम पहले बात करते हैं आर ओ के बारे में। आप अपने आप से पूछिए कि आर ओ की परीक्षा के लिए जो डेडिकेशन होना चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए, क्या आपने वो मेहनत किया है? मेहनत किया है? ये क्वेश्चन मार्क आप आपके लिए अपने आप से पूछिए। या फिर आप वो मेहनत कर रहे हैं? कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए। ये दो प्रश्न हैं। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप ठंडे दिमाग से, मोबाइल से दूर होकर, आंख को बंद करके एक बार सोचिए, और आप अपने प्रश्नों का जवाब अगर पा जाएंगे तो यकीन मानिए आप सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। यानी सीधी सी बात यह है, देखिए, प्रतियोगिता बहुत टफ है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस समय, आप क्या कर रहे हैं इस समय, और क्या नहीं कर रहे हैं इस समय, अगले 50 दिन आप क्या करेंगे, 50 दिन आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आपकी प्री परीक्षा पर प्रभाव डालेगा। देखिए, आपने कोचिंग किया है, कोचिंग नहीं किया है, आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट है, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, ये एक अलग सा विषय है। लेकिन 50 दिनों में यूपी पीसीएस की आर की परीक्षा को, यदि आपने एक बार भी सिलेबस को पढ़ा है, एक बार भी आपने सिलेबस को पढ़ा है, तो बड़ी आसानी से इस परीक्षा को पास किया जा सकता है, बशर्ते इस 50 दिन को आप यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि आपके पास 50 दिन है, तो 50 दिन को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 24 25 120, यानी लगभग लगभग 1200 घंटे होते हैं। ये 1200 घंटे आपके अपने हैं। इस 1200 घंटे में आप आर ओ की परीक्षा को आपको देना है। आप इसको ऐसे समझिए कि इस 1200 घंटे में आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो ऑन एवरेज आप पर डे 8 से 10 घंटा ही पढ़ पाएंगे। मैं सेफर साइड 8 घंटा ही लेता हूँ। तो 24 गुणे अगर आप 8 करते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे, तो आप इसको ये समझिए कि 50 गुणे 8 करिए, तो आपको लगभग लगभग कितने होते हैं, तो ये 400 घंटे होते हैं। यानी ये 400 घंटे यदि आपने ईमानदारी के साथ आपने परीक्षा को दे दिया, आर ओ को, तो प्री परीक्षा आप नो डाउट पास कर पाएंगे। लेकिन प्री परीक्षा को पास करने का कुछ हैक्स है, कुछ लो हैंगिंग फ्रूट है। उस लो हैंगिंग फ्रूट को आपको पहचानना होगा। जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक इस परीक्षा में आप बार बार असफलता को प्राप्त करेंगे। आप सीधी सी बात ये समझिए कि देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि परीक्षा में क्या आता है, क्या नहीं आता है। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि आपकी परीक्षा में 200 क्वेश्चन आने हैं। ठीक, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे ऑप्टिमम कट ऑफ होती है किसी परीक्षा की, वो 70% क्या होता है, एक सेफ स्कोर होता है। एक सेफ स्कोर होता है। तो आपका पेपर 200 मार्क्स का है, तो आपका सेफ स्कोर क्या होगा, वो 140 होगा। तो बहुत लोग अभी इस पर टिप्पणी करेंगे, टीका टिप्पणी
कि सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये होगा वो होगा। देखिए, अगर आपको कट ऑफ खेलना है तो आप अपने इच्छा अनुसार तैयारी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है तो मैं ये बोलूँगा कि आप 140 सही करके आइए। चाहे कितने भी क्वेश्चन आए डिलीट कर ले, चाहे कितने भी चेंज कर ले, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको जो 140 का मार्क्स है, ये 140 के मार्क्स कैसे आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, 140 के मार्क्स को अचीव करने का जो सबसे आसान तरीका है, आप हिंदी वाले पोर्शन में 50 से 55 नंबर ले आइए आराम से। यानी कम से कम 50 प्लस रहिए या फिर 55 के आसपास रहिए। जो लोग कहते हैं मेरे हिंदी में 60 आए थे, ये लोग जान लीजिए एक पूरी बकवास करते हैं। मैं आज तक कोई ऐसी मार्कशीट, जब से नेगेटिव मार्किंग हुई है, मैं 60 में 60 हिंदी किसी की देखा नहीं हूँ। हाँ, और जब से पॉजिटिव मार्किंग भी थी, जब नेगेटिव नहीं थी, मैं तो भी किसी की 60 में 60 की मार्कशीट मुझे अब तक दिखी नहीं है। अगर किसी की आपने देखी हो तो वो एक अपवाद है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मेजोरिटी में जो लोग सिलेक्शन पाते हैं, मैंने उनको देखा है, वो 55, 56, 57 तक नंबर पाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इतना नहीं पा सकते, लेकिन 50 से लेकर 52-53 नंबर तक आप आराम से हिंदी में अचीव कर सकते हैं। और हिंदी में 55, यकीन मानिए, एक बहुत अच्छा है। और इस 55 में से आप हिंदी में से देखिए, हिंदी के आपके 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिकों में से 3 टॉपिक है जो आपको परेशान करेंगे। उसमें से एक है वाक्य वर्तनी शुद्धि। वाक्य वर्तनी शुद्धि, यहाँ पे 10 आएंगे। यहाँ पे आपसे आराम से 2 गलतियाँ, 3 गलतियाँ, 4 गलतियाँ तक हो सकती हैं। तो अपनी इन गलतियों को आप मिनिमाइज कर लीजिए, आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। दूसरा, एक समस्या रहती है बच्चों में विशेषण की, तो विशेषण वाले टॉपिक को भी आप प्रैक्टिस करिए। विशेषण को पहचानना सीखिए और विशेषण को काउंटिंग करना सीखिए, काउंट करना सीखिए। आप ये समझिए कि आयोग आपसे प्रश्न किस प्रकार के पूछ रहा है और आप तैयारी किस प्रकार की कर रहे हैं। यानी आपका जो ढर्रा पढ़ने का है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट मत करिए। जो पूछता है आयोग वही पढ़िए, दुनिया भर की चीज़ों में मत उलझिए कि फला पीडीएफ ले लें, फला किताब ले लें, फला टेस्ट सीरीज ले लें। अगर आप लेंगे तो इस 50 दिन में आपका कुछ होना जाना है नहीं। यानी अपने संसाधनों को सीमित कर लीजिए, अपने आप को कमरे में बंद करिए। अगर आप किसी कोचिंग वोचिंग में जा रहे हो तो हो सके तो, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मत जाइए, या फिर अगर जा रहे हैं आपको दिख रहा है कि अगर आपको वहाँ लाभ मिल रहा है तो जाइए। तीसरा आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट है, वो है पर्यायवाची। देखो, पर्यायवाची का कोई सीमा नहीं है, लेकिन पर्यायवाची का आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि आपको लोक सेवा आयोग में जितनी परीक्षाएं होती हैं, यूपी पीसीएस में जितनी परीक्षाएं होती हैं, और हर परीक्षा में क्या होता है कि आप जानते हैं कि पर्यायवाची के 4 ऑप्शन हैं। उस चारों ऑप्शन संबंधित जो पर्यायवाची होते हैं, उसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, उसको बार बार पढ़ लीजिए। पर्यायवाची उसके बाहर से नहीं आना है। अगर यकीन ना आ रहा तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। 27 जुलाई को पेपर होगा, आपको मैं एक एक करके वर्ड दिखा दूंगा कि देखो यार, ये पेपर में था, ये पेपर में पूछा गया था, आपने गलती की है। तो ये सिंपल सी बात समझिए। अब आते हैं हम जीएस के ऊपर। जीएस के ऊपर जीएस के ऊपर आने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप इस गर्मी में रह रहे हैं, चाहे आप इलाहाबाद रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, लखनऊ रह रहे हो, चाहे अपने गाँव में रह रहे हो, इस गर्मी में आप मेहनत कर रहे हैं। इस गर्मी में आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं। तो सफल नहीं हो रहे हैं तो आप, सीधी सी बात यह है कि आप ये सोचिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए जो डायरेक्शन होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, क्या उस पर आप चल रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आप उस पर चल रहे हैं और आपको यकीन है, तो फिर आप किसी की बात मत सुनिए, चुपचाप उसको फॉलो करिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप अपने कमरे पे बैठे हैं या लाइब्रेरी में बैठे हैं, और लाइब्रेरी में बैठ के आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। देखिए, बहुत ऊट पटांग स्ट्रेटजी मत बनाया करिए, स्ट्रेटजी सिंपल बनाइए। स्ट्रेटजी सिंपल बनाइए और सिंपल तरीके से पेपर को पढ़ना स्टार्ट करिए। सिंपल तरीके से चीज़ों को तैयार करिए तो आप आ जाएंगे। दुनिया भर के ट्रिक, दुनिया भर के तरीके, इससे मत उलझिए। इसमें उलझ के केवल और केवल आप अपनी खोपड़ी को खराब करेंगे। अपनी खोपड़ी को ठंडा रखिए, गर्मी का मौसम है, इसका लुत्फ लीजिए। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे, जान लीजिए, इसमें फल हैं, बहुत सस्ते दाम पर हैं। खीरा है, आप खीरा लीजिए, ककड़ी लीजिए, चना लीजिए, तरबूज खरबूज लीजिए, इसको खाइए और अपनी तासीर को ठंडी रखिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा खाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी। अब आता हूँ मैं आपको जीएस के बारे में। तो देखिए, जीएस के बारे में मैं हमेशा एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूला को बोलते हैं P5। P5 प्लस बोलता हूँ मैं। उसमें से P5 में से आप देखिए, P5 में से मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके पेपर में 13 से 14 क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग मैथ के आते हैं। तो रीजनिंग और मैथ में आप केवल और केवल यूपी पीसीएस के PYQ के क्वेश्चन और ROARO के, मतलब जो सी सेट में आता है वो, और जो ROARO में है, केवल इतने क्वेश्चनों को लगा लीजिए, आप आराम से 12-11 क्वेश्चन सही कर लेंगे। यानी अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके
मैं मानता हूँ कि आपने केवल 10 ही किए तो आपके 10 यहाँ पर सिक्योर हो गए जीएस में। दूसरा देखिए क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी लोक सेवा आयोग में बहुत टफ नहीं पूछी जाती, 15 से 16 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर ओ में, 15 16 में। और आप इसमें से आराम से जान लीजिएगा, बस थोड़ा सा चीज़ों को देखिए, कुछ चीज़ में रटनी है, कुछ वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। आप आराम से इसमें से 14 से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, 17 अगर आते हैं तो। मैं मानता हूँ सेफर साइड में आप आराम से पॉलिटी 14 सही कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए इसके बाद एक सबसे बड़ा हैक है इस परीक्षा का, वो है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी अपने आप में 3 सब्जेक्ट लेके चलता है। तो ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा कि ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी में ही आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन भी क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेक्शन से लगभग लगभग अगर मैं मिला लूँ तो आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 40 में से 30 आपको सही करने होंगे परीक्षा को पास करने के लिए किसी भी हालत में। और ज्योग्राफी में केवल और केवल आप कुछ मत करिए, दुनिया भर की चीज़ों को मत उलझिए। ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या, पर्वत, पठार, दर्रा, नदियाँ, मिट्टी और वन, आप ये प्रिपेयर करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस केवल केवल कॉन्टिनेंट प्रिपेयर करिए। फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन 4 से 5 आते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा है तो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तुक्का लगता नहीं है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ कुछ चीज़ें जैसे है क्या, कोयला, महाद्वीप का बनना, मतलब इन चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये एनसीईआरटी आप 11th वाली जो आती है, आप इसको वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी अगर करते हैं तो ज्योग्राफी में देखिए, मैं सेफर साइड में मैं बोल रहा हूँ कि 30% ला सकते हैं अब तक। अगर यहाँ जोड़ें देखिए, 30 10 40 और 14, यानी आप अब तक जो है 54 क्वेश्चन सही कर चुके हैं जीएस में। और अभी आपका मेन पार्ट बचा हुआ है। देखिए इसके बाद जो है P5 में वो आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री देख के जो है बहुत लोग के सांप सूंघ जाता है कि यार आयोग पता नहीं क्या पूछता है। देखिए आयोग जो पूछता है उसमें सिंपल से सोचिए, आयोग आपसे लगभग लगभग 20 से 22, कभी कभी 25 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 20 से 22 में से आयोग आपसे जो 15 क्वेश्चन पूछता है, ये 15 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। समस्या क्या होती है, आप सोचते हैं 25 सॉल्व कर ले हम, और उस 25 के चक्कर में क्या होता है कि आप दुनिया भर की चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, गलती करके आते हैं। इस 15 में से जान लीजिएगा आपको जो मॉडर्न इंडिया है, और मॉडर्न इंडिया में भी कुछ टॉपिक है, इसकी वीडियो में बना दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो मॉडर्न इंडिया को आप ढंग से पढ़ लीजिए, मॉडर्न इंडिया को भी स्पेशली जान लीजिएगा। देखिए 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास आप ढंग से पढ़ लीजिए, यहाँ से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है एक टॉपिक है आपका गवर्नर, और एक टॉपिक है समाज सुधार आंदोलन, और एक है किसान आंदोलन। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो ठीक ठाक मात्रा में आप कर पाएंगे, आराम से आपका इतिहास पूरा हो जाएगा। देखिए उसके बाद जो है हिस्ट्री में ही आप केवल केवल टर्मिनोलॉजी पढ़िए। किसकी टर्मिनोलॉजी? आप प्राचीन की भी पढ़िए और मध्यकाल की भी पढ़ लीजिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और बेसिक बेसिक आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप हिस्ट्री में आराम से 15 16 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैं केवल सही की बात कर रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए। तो हिस्ट्री में देखिए अब तक आपने 54 क्वेश्चन किए थे, और हिस्ट्री में अगर आप 15 भी करते हैं, हम मानते चलिए आपने 14 कर लिए, आप ये समझिए कि आप कितने, देखिए 4 4 8 5 1 6, आप 68 क्वेश्चन अब तक सही कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइंस। साइंस में देखिए 3 चीज़ें हैं, पहला बायो है, दूसरा फिजिक्स है, तीसरा केमिस्ट्री है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला के आयोग आपसे 17 से 18 क्वेश्चन पूछता है। और केवल केवल यदि आप जान लीजिएगा इसमें से आप केवल PYQ पढ़ लें और आपको बेसिक साइंस पता है, आप चाहे तो लूसेंट वही फॉलो करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो साइंस में बड़े आराम से समझिए आपके 13 14 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि चलिए आपका 17 पूछता है, आप 5 छोड़ दीजिए, आपने 12 ही सही कर लिए। आप ये समझिए कि 68 और 12, तो अगर आप किए तो आप 80 पर यहीं पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है करंट अफेयर बचा हुआ है, करंट अफेयर बचा हुआ है। उसके बाद जनगणना बचा हुआ है, जनगणना बचा हुआ है। इसके बाद यूपी स्पेशल बचा हुआ है, यूपी स्पेशल बचा हुआ है। इसके बाद इकोनॉमिक्स बचा हुआ है,
यानी ये लगभग लगभग चलिए ये सब ले दे के जो है आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस 50 में से 20 क्वेश्चन आप बड़े आराम से सही सही कर सकते हैं। हालांकि 30 भी कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया तो। यानी इतना सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, हकीकत को जानिए, आप आर ओ ए आर ओ की परीक्षा बड़े आराम से प्री को पास कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो को जो मैंने बनाया है, इस वीडियो को आपको ढंग से समझना होगा, इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। यदि आपने फॉलो किया तो आप बहुत आराम से पीटी परीक्षा को आराम से 140 स्कोर पा सकते हैं। देखिए अब तक मैंने आपको 80 बताया था, 80 में से 50 आप हिंदी को जोड़ दीजिए और 20 यहाँ जोड़ दीजिए। अगर आप केवल इतना करते हैं, देखिए 150 हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 150 मत लाइए, आप 140 पे ले आइए। अब आता है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, हमारी इतनी गलतियाँ हो रही हैं, इसके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपसे बस इतनी ही बातें थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अभी थोड़ी देर में मैं साइंस का अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।